हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर जूलॉजी का कवर करते रहे हैं और हमारा काफ़ी कोर्स इसमें कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी क्रम में वो एनिमल है हमारे आज का टीनिया सोलियम या टेपवर्म। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है, वर्ग इसका सेस्टोडा है, ऑर्डर इसका टीनियोइडिया है, जीनस टीनिया और स्पीशीज इसकी सोलियम है। अब अगर हम इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एक अंतःपरजीवी है, एंडोपैरासाइट है और कशेरुकी जंतुओं की आहार नाल में मिलता है और पूरे विश्व में ये पाया जाता है। टीनिया सोलियम डायजेनेटिक परपोषी के रूप में मनुष्य की आंत में मिलता है। अधपका सुअर का मांस खाने वाले देशों में जहाँ पे सुअर का मांस का सेवन अधिक होता है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स में ये मिलता है, क्योंकि ये जंतु अपने जीवन चक्र का एक हिस्सा सुअर की मांसपेशियों में रहता है। दूषित सुअर का मांस यदि मनुष्य द्वारा खा लिया जाए तो टेपवर्म का सिस्टी सर्कस लार्वा उस मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है और एडल्ट अवस्था में वयस्क में बदल जाता है। अब बात करते हैं इसकी बाह्य आकारिकी की या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो नीचे आपको एक चित्र भी दिखाई पड़ रहा है जो संपूर्ण प्राणी और उसके स्कॉलिक्स के स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। शरीर पतला, चपटा और फीते के समान होता है, इसीलिए इसको आम भाषा में फीताकृमि कहते हैं। टेपवर्म या फीताकृमि के शरीर का अग्रभाग स्कॉलिक्स कहलाता है। यह गोलाकार होता है तथा इसका व्यास 1 मिलीमीटर होता है, आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। स्कॉलिक्स के लेटरल्स पर, पार्श्वों पर 4 सकर्स होते हैं, चूषक होते हैं और इसके ऊपरी सिरे पर रोस्टेलम होता है जिस पर कई छोटे छोटे हुक्स लगे होते हैं। ये हुक्स संख्या में 22 से 32 होते हैं तथा 2 सर्कल्स में या 2 सर्कुलर रोज में व्यवस्थित रहते हैं। बाहर वाले जो सर्कल है उसमें छोटे हुक्स होते हैं और अंदर वाले सर्कल में लंबे बड़े हुक्स होते हैं। स्कॉलिक्स के पीछे पतली गर्दन या नेक होती है जिससे पंक्ति में लगे हुए खंड होते हैं, देह खंड होते हैं जिन्हें प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ये 800 से 900 तक होते हैं और हर खंड में पूर्ण विकसित नर व मादा जननांग होते हैं, परंतु मुख, आहार नाल और मलद्वार नहीं होते हैं। सबसे पीछे के खंड अंडपूर्ण खंड या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं। ये खंड टूटकर अलग होते रहते हैं। यह घटना एपोलाइसिस या प्रोमोचन कहलाती है। यह जीव भोजन सामान्यतः शरीर सतह से सोखता है। इस परजीवी के संक्रमण के कारण मानव में कमजोरी आ जाती है और पेट दर्द रहता है। जो मनुष्य गाय भैंस खाते हैं उनमें जो टीनिया सोलियम आंत्र में पाया जाता है वह 35 से 40 फीट तक लंबा होता है। इसमें सिस्टी सर्कस लार्वा अवस्था परिवर्तन में पाई जाती है। वयस्क एवं सिस्टी सर्कल लार्वा अवस्था दोनों ही रोगजनक या पैथोजन होते हैं। अब बात करते हैं टीनिया सोलियम में पोषण की। जैसा कि हमें ये पता है ये अंतःपरजीवी होता है, इसमें आहार नाल नहीं होती है। पोषण हेतु परपोषी की छोटी आंत्र में पाया जाने वाला पचित भोजन, पचा हुआ भोजन जैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आदि सामान्य शरीर सतह से ये सीधे अवशोषित कर लेता है। रेस्पिरेशन या श्वसन इसमें अवायवीय प्रकार का होता है, एनएरोबिक होता है। इसमें संग्रहित भोजन स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा में बदल जाता है तथा ऊर्जा इस अभिक्रिया में उत्पन्न होती है। अब हम बात कर रहे हैं टीनिया सोलियम के
एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन अंग की। तो टेपवर्म में उत्सर्जन अंग जो है, उत्सर्जन तंत्र जो है, उसमें दो प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल्स उत्सर्जन नलिकाएं तथा ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी कैनाल्स शरीर के प्रत्येक ओर दो दो लेटरल अनुलंब उत्सर्जन नलिकाएं होती हैं, डॉर्सल व वेंट्रल सतह पर पाई जाती हैं। ये स्कॉलिक्स भाग में नेफ्रीडियल प्लेक्सस के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। पृष्ठ उत्सर्जन नलिका शरीर के अग्रभाग में तथा अधरीय उत्सर्जन नलिका शरीर के पश्च भाग तक पाई जाती है। दोनों वेंट्रल नलिकाएं आपस में ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के द्वारा हर प्रोग्लॉटिड के पश्च भाग में जुड़ी रहती हैं। अंतिम प्रोग्लॉटिड में दोनों पश्च अधरीय उत्सर्जन नलिकाओं के पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल के द्वारा बाहर एक उत्सर्जन छिद्र द्वारा खुलती हैं, यानी कि एक कॉर्डल वेसिकल के द्वारा ये बाहर खुलती हैं, एक उत्सर्जन छिद्र के द्वारा या एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। जब अंतिम प्रोग्लॉटिड एपोलिसिस द्वारा टूटकर गिर जाता है तो पश्च अधरीय नलिकाएं अलग अलग बाहर खुलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं इनमें प्रोग्लॉटिड्स टूट टूट के अलग होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा अंतिम प्रोग्लॉटिड पे ये पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल के द्वारा बाहर उत्सर्जन छिद्र द्वारा खुलती हैं, किंतु जब ये प्रोग्लॉटिड टूट के अलग हो जाता है तो पार्श्व अधरीय नलिकाएं अलग अलग बाहर खुलती हैं। अब बात होती है फ्लेम सेल्स की या ज्वाला कोशिकाओं की। ये कोशिकाएं पैरेन्काइमा में धंसी रहकर उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा उसे उत्सर्जन नलिकाओं में डालती हैं तथा ये नलिकाएं अनुलंब नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। फ्लेम सेल्स एक केंद्रक युक्त तथा अनियमित आकार की होती हैं तथा इनका कोशिका द्रव्य भी कणिकामय होता है। केंद्रक या न्यूक्लियस के पास आधारीय कणिकाओं से अनेक ज्वालानुमा सीलियां निकलती रहती हैं, इसी कारण से इनको फ्लेम सेल्स नाम दिया गया है। इसके साथ ही आज का ये पार्ट इसका खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टीनिया सोलियम के तंत्रिका तंत्र की। थैंक यू, धन्यवाद।